Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention. इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। एक वीडियो में फुल चैप्टर रिवाइज, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम इसीलिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम क्लास 12th के डिफरेंशिएशन चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ध्यान रखना, कंटिन्यूटी रिवीजन में नहीं है, इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन रिवाइज करने वाले हैं। कीप योर जोश हाई एंड लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन के साथ। पहली बात, क्योंकि ये हम रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा हम डाइविंग नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ ऊपर से समझेंगे डेफिनेशंस को, ठीक है, ताकि अगर आप न्यू हो, किसी ने अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट करा है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो और जिसने रिवीजन करनी है उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपने अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आपको इतना ज़्यादा डाइव इन नहीं करना है चैप्टर में, सिर्फ हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ के साथ उसके क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्मॉल चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। सिंपल सी बात है, एक्स में थोड़ा सा चेंज करने से उसके फंक्शन में क्या चेंज आता है उसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। दैट्स इट, ठीक है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे डिफरेंशिएशन क्या है तो आई होप आप बहुत लेमन लैंग्वेज में उनको समझा सकते हो, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक्स में चेंज करने से फंक्शन में क्या चेंज आएगा, दैट्स इट। क्लियर? तो ऐसे ही आपको एक प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन में, एफ डैश एक्स कैसे फाइंड करती है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। आप देख पा रहे हो हमने अभी क्या बात कही थी कि एक्स में स्मॉल चेंज करने से हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स प्लस एच और दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लिया एक्स, उनमें जो स्मॉल चेंज है मतलब डिफरेंस, दैट इज एच, राइट। कैसे आया? एक्स प्लस एच माइनस एक्स करके दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस आया एच। वो चेंज करने से फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। ये डिफरेंस वैसे ही तो फाइंड करेंगे, चेंज माइनस करके ही तो फाइंड करेंगे। तो वही ध्यान से देखना, जो अभी हमने ऊपर लाइन लिखी है उसी को ही मैथमेटिकली हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंज इन एफ ओवर चेंज इन एक्स आ गया। तो ये लिमिट का क्या मतलब है? ये बता रहा है कि स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, ये स्मॉल चेंज के बारे में बताता है। आई होप आपको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ एक फार्मूलाज की लिस्ट लिखी है जो आपने ऑलरेडी +1 में पढ़ रखे हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, और मैंने उसको कैटेगराइज करा है ताकि आपको लर्न करना थोड़ा सा ईजी रहे। सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स रेज टू एन और उसका डेरिवेटिव सबको अभी तक आई होप याद होगा कि पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और पावर में -1 कर दिया जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव -sin, टैन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टैन एक्स एंड कोसीकेंड का माइनस ऑफ कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स। और आपको ये पता होगा कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सी से स्टार्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन में हमेशा नेगेटिव साइन आता है। जैसे आप देख सकते हो कॉस स्टार्ट हो रहा है सी से तो नेगेटिव साइन आ रहा है, कॉट नेगेटिव साइन, कोसीकेंट नेगेटिव साइन। तो जितने भी डेरिवेटिव होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के और जो सी से स्टार्ट हो रहे होंगे सबके आगे नेगेटिव साइन अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको इतने ही फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, हम आगे चलते जाएंगे फिर ये फॉर्मूलाज को और पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट है। अच्छा हाँ, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई दो फंक्शंस एडिशन में दिए जाएं तो उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो वो कहते हैं कि चाहे वो एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, आप क्या कर सकते हो, उनके डेरिवेटिव को अलग कर सकते हो। बट अगर यही प्रोडक्ट आए तो ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इस बात को ध्यान रखना कि वो यू वी का डेरिवेटिव क्या कर देते हैं, यू डैश वी डैश कर देते हैं। उनको जितनी भारी क्वेश्चन कर लो फिर भी वो एक आधा क्वेश्चन है इस तरह से गलती कर ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस
फॉर्मूला को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि यू वी डैश का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस क्या आ जाएगा फिर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही आपके पास आएगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या होता है, u ओवर v अगर होगा, फिर से सेम बात, ये मिस्टेक नहीं करनी है, u डैश ओवर v डैश नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला होगा, फिर से वैसे ही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, नेगेटिव साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर वी स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल में प्लस आएगा, कोशेंट रूल में नेगेटिव आएगा। पहली बात, हमेशा कंफ्यूजन नहीं रखनी है, यही फिक्स रखो कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। प्रोडक्ट रूल में सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, कोशेंट है तो कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर आएगा, जो भी उसका डिनोमिनेटर होएगा उसका स्क्वायर लिख देना आपको। आई होप ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर होंगे। तो अभी हम देखते हैं, मैंने क्या करा है, चैप्टर की कैटेगराइजेशन कर दी है। आपका 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंटिन्यूटी की है, वो अभी हम इसमें रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी 5.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हमने कैटेगराइज कर दिया कि किस किस तरह के फंक्शंस को हमने डिफ्रेंसिएशन करना सीखना है, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा इजी रहे, एक फोल्डर बन जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है, ये इस तरह का फंक्शन है, तो ये इस तरह से आपने मेथड अप्लाई करना है। तो चैप्टर की कैटेगराइजेशन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपके पास आएगा कंपोजिट फंक्शन, जो कि आपकी एक्सरसाइज 5.2 है। फिर आपके पास आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी डिफ्रेंसिएशन करनी सीखेंगे, वो आपकी 5.3 एक्सरसाइज है। ये दोनों ही फंक्शंस 5.3 एक्सरसाइज में है। फिर आपके पास आएगा एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना, दैट इज़ 5.4 एक्सरसाइज। फिर लॉगरिदमिक डिफ्रेंसिएशन, जो कि आपकी 5.5 एक्सरसाइज है, एंड 5.6 एक्सरसाइज में पैरामीट्रिक इक्वेशंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आएगा। ठीक है, अब ये सब है क्या, इन फंक्शंस का क्या मतलब है और कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो हम धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज से, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन से पहले ये देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हम समझेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। सिंपल सी बात है, ये समझना है कंपोजिट फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है देखते हैं। जैसे हम कोई भी एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने कंसीडर करा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, साइन के अंदर जो भी एंगल है वो एक्स है। अब अगर मैं उस एक्स को कोई और नए फंक्शन के साथ अगर रिप्लेस कर दूं तो वो बन जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स की जगह पर अगर लिख दूं साइन ब्रैकेट कॉस एक्स, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्लियर? तो आई होप आपको अब आज के बाद जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब यूजुअली जो सिंपल फंक्शंस होते हैं उसमें एक्स को एक नए फंक्शन के साथ रिप्लेस करना, उसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी, और कोई एग्जाम्पल अगर हम देखें, tan mod x cos e रेस टू x, जैसे हमें पता है कि cos x एक फंक्शन है, यहाँ पर अब मैंने x को रिप्लेस कर दिया एक नए फंक्शन के साथ। अब वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ही होना चाहिए, कोई भी फंक्शन हो सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉग फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेस टू x। ऐसे ही आप log cos x लिख सकते हो, और कोई एग्जाम्पल cos log x लिख सकते हो। मतलब फंक्शन के अंदर एक नया फंक्शन अगर देखने को मिल जाए, कुछ इस तरह के आपको फंक्शंस देखने को मिले, तो उनको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। अब देखते हैं कि इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बहुत सिंपल तरह से समझाने की कोशिश करूंगी, फिर हम देखेंगे कि उसको लिखना कैसे है। ठीक है,
आप एक सिचुएशन लेकर चलो कि आपके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसको ओपन करा, फिर उसके अंदर एक और बॉक्स, फिर उस बॉक्स को ओपन करोगे, फिर उसके अंदर एक और बॉक्स। आपको आपका गिफ्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप बॉक्सेस को ओपन नहीं करते जाओगे, राइट? ऐसा ही कुछ काम हमने यहाँ पे करना है, क्योंकि हमने कहा था कंपोजिट फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। बॉक्सेस यहाँ पे क्या है, फंक्शन। जो सबसे पहले, अब देखो, जो सबसे अंदर लास्ट बॉक्स है उसको सबसे पहले आप ओपन नहीं कर सकते हो, आपको सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन ओपन करना पड़ेगा। उस बॉक्स को खोलोगे, फिर उसके अंदर वाले बॉक्स को खोलोगे। ऐसे ही कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है। क्या करना है, सबसे पहला जो फंक्शन आ रहा है पहले उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर उसके जो अंदर फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। पहले तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आ, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, साइन एक्स स्क्वायर में सबसे पहला फंक्शन आपके पास आ रहा है साइन, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कॉज होता है। अब एक गलती यहाँ पे जो बच्चे करते हैं, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, नहीं, क्या करना है, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिख देना है, एक्स के डॉट। फिर अब उसके अंदर जाओ, अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक और नया फंक्शन, उसका डेरिवेटिव करो, दैट इज 2x, उसको मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कंपोजिट फंक्शन के लिए, जो पहले फंक्शन आ रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करो, उसको कर दिया, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, दैट्स इट। और जो गलती करते हैं बच्चे, मैंने आपको वो भी बता दिया है कि गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स लिख देते हैं, या फिर एक और गलती कर जाते हैं बच्चे, या तो इसको कॉज एक्स डॉट 2x लिख देते हैं, जो कि गलत है, या एक और गलती करेंगे, वो कॉज 2x लिख देते हैं। नहीं, आप ये कहोगे साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बहुत बड़ी गलती है। जब आपने साइन का डेरिवेटिव कॉस करा तो साथ वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाएगा एक्स के, फिर डॉट लगा के बाद में 2x लिखा जाएगा। मैं आपको साथ साथ में ये भी बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, ताकि आप उन बातों को ध्यान में रखो और एग्ज़ाम में गलती ना करो, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना या साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कॉज एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होने, साइन एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होने वाला है वो आएगा कॉज एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसको लिखना कैसे, ठीक है। तो अब ये कंपोजिट फंक्शन है, मतलब टू फंक्शंस से बना हुआ है, हमने बात करी थी फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर को, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसको v ऑफ यू एक्स लिख रही हूँ। v ऑफ u का मतलब क्या है, दो फंक्शन की कंपोजिशन, ये ओ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपोजिशन हो रही है दो फंक्शंस की, v और u फंक्शन की, ठीक है। और v ऑफ यू एक्स को लिखा जाता है ये इस तरह से, v ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू v ब्रैकेट यू एक्स। आप देख पा रहे हो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूँगी तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, राइट। तो इट मीन्स मुझे पता है यू एक्स को मैंने क्या लेट करना है, एक्स स्क्वायर लेट करना है, तो वही मैंने यहाँ पे लेट करा, यू एक्स को मैंने लेट करा एक्स स्क्वायर, और उसको टी कह दिया। क्यों कह दिया वो थोड़ा सा आपको आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। और आपको दिख रहा है जो बाहर वाला फंक्शन है आपके पास साइन है और वो वी है, इसीलिए मैंने वी टी को साइन टी लिखा। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि टी क्यों, कहाँ से आया और क्यों लिखा है, सब्र करते हैं, समझते हैं इसको ध्यान से। अब ध्यान से देखना, क्योंकि v के अंदर एक ux फंक्शन था, मुझे उसको एक नए वेरिएबल में प्रेजेंट करना था, इसीलिए मैंने ux को t लिखा, ताकि जो मेरा v वाला फंक्शन है वो थोड़ा सा इजी वे से लिखा जाए। मैं रिपीट कर देती हूँ अगर नहीं समझ आया तो, जो v वाला फंक्शन है उसके अंदर ux था, कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे लिखने में कि साइन ऑफ ux, उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए उन्होंने ux को सिर्फ t लिख दिया, दैट्स इट, और कोई उनका मकसद नहीं था यहाँ पे, ठीक है जी। देखते हैं अब आगे। तो
आपके पास टू फंक्शंस आ गए, एक यू एक्स जिसको मैंने टी से डिनोट कर रही हूँ और एक वी टी। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वी ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। टी का डेरिवेटिव, क्योंकि टी अब एक फंक्शन है जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट, तो इसीलिए टी का डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 2x, ठीक है। अब मैंने इन दोनों का डेरिवेटिव तो कर दिया, बट मुझे तो मेन तो डी एफ ओवर डी एक्स चाहिए ना, क्योंकि मेरा फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अप्लाई होगा चेन रूल। बेसिकली चेन रूल कंपोजिट फंक्शंस के लिए अप्लाई किया जाता है। अब ये चेन रूल क्या है, बहुत ईजी है। आपको पता है आपने एफ फंक्शन किसको कंसीडर करा है, वी यू एक्स को। आपका जो वी है वो डिपेंड कर रहा है यू पे, राइट। अब मैं यू नहीं लिख सकती ना, सेम वही बात कि थोड़ा सा अजीब लगेगा, डी वी ओवर डी यू एक्स लिखूंगी, तो उसको उन्होंने वी यू एक्स को टी से रिप्लेस करा ना, ठीक है। वी डिपेंड कर रहा है टी पर, टी डिपेंड कर रहा है फर्दर एक्स पर। मैं एक बारी यू से भी करके दिखा देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है। रिपीट करते हैं, वी डिपेंड कर रहा है यू एक्स फंक्शन पर और यू एक्स फंक्शन फर्दर डिपेंड कर रहा है एक्स पर। बट ये कितना अजीब सा लग रहा है, ऊपर भी डी वी एक्स नीचे भी डी यू एक्स, है ना। हम यूजली ऐसे करते नहीं हैं कि ऊपर भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल नीचे भी डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो नीचे वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने टी से रिप्लेस करा। आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टी क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे यू एक्स को टी के साथ रिप्लेस करा। देखो यही तो आपका चेन रूल आया, डी वी ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। डी वी ओवर डी टी फाइंड करा था कॉस टी, डी टी ओवर डी एक्स फाइंड करा था 2x, दोनों की वैल्यूज़ लिखी। मतलब चेन रूल इसलिए क्योंकि एक चेन बन रही है, वी डिपेंड कर रहा है यू पर, यू डिपेंड कर रहा है एक्स पर। अगर फर्दर एक्स किसी और पे डिपेंड कर रहा होता तो मैं वो लिख देती, अभी एक्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है तो मैं एक्स पर रुक गई, ठीक है। अब बट क्योंकि मेरा सारा आंसर मुझे एक्स में चाहिए, टी मैंने खुद से लेट करा था तो मैंने टी को एलिमिनेट करना है, तो मैंने टी की जगह वापस से एक्स स्क्वायर लिखा, तो मेरे पास आंसर आ गया कॉस एक्स स्क्वायर 2x। क्लियर? आई होप यहाँ पे आपको टी की पूरी कहानी समझ आ गई होगी, क्योंकि टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने पहले एक बात समझी थी कि बॉक्स के अंदर बॉक्स है, उससे मेरे पास कॉस एक्स स्क्वायर डॉट 2x आ रहा था। अभी जो मैंने पूरा चेन रूल अप्लाई करा उससे भी सेम आंसर आ रहा है। तो आप ये सोचोगे कि एग्ज़ाम में एक्चुअल में डायरेक्ट आंसर उस तरह से लिख के आना है या इस तरह से प्रॉपर सॉल्व करना है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर ये आपको एज अ मेन क्वेश्चन आ रहा है तो आपको प्रॉपर ये वी यू लेकर कंसीडर करके चेन रूल अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। बट अगर ये एक बड़े क्वेश्चन में एज अ छोटा सा पार्ट आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, और आगे चल के काफ़ी क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट एक छोटा सा पार्ट की तरह यूज़ होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बता दिया गया है कि बॉक्स के अंदर बॉक्स, कि आपको ध्यान में रहे कि इसको फटाफट से कैसे करना है। क्लियर? तो आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, बहुत स्मूथली चल रहा होगा सब। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन एक्स, ठीक है। अब अगर मैं फिर से वही बॉक्स के अंदर बॉक्स वाले मेथड से करूँगी तो मुझे पता है सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, कॉस। कॉस के अंदर कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन, यस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन। ध्यान से देखना क्या मिस्टेक होती है, साइन को वो कॉस लिख देते हैं, नहीं अभी नहीं लिखना, फिलहाल के लिए कॉस एक्स, सॉरी फिलहाल के लिए साइन एक्स लिखना है। ब्रैकेट एज इट इज लिखनी है जब पहले फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे। अब मल्टीप्लाई करो, अब ब्रैकेट का यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लिखना है, दैट इज कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स होता है ना, तो आगे नेगेटिव साइन आएगा। रिपीट करते हैं, कॉस का डेरिवेटिव साइन, ब्रैकेट एज इट इज, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्रैकेट एज इट इज, क्योंकि स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, दैट्स इट। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखो, अगर आपको ये मेन क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसको, क्योंकि बिल्कुल ही एक स्टेप में तो नहीं लिखोगे, आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, थोड़ा सा इसको लेंथी बनाने के लिए। डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन
ब्रैकेट माइनस साइन ब्रैकेट साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। फिर अगले स्टेप में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख देना अगर ये एज अ पार्ट आएगा। अगर मेन क्वेश्चन आएगा तो पिछले क्वेश्चन की तरह वी यू लेट करके आपको प्रॉपर चेन रूल अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप प्रॉपर चेन रूल के साथ करके देख सकते हो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं लिखना आ रहा है कि कैसे किसको वी लेट करना है किसको यू, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूँगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज एक्स क्यूब। फिर से देखते हैं, सबसे पहले क्या था, जो पहले फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव। सबसे पहले फंक्शन आ रहा है कॉज। कॉज के लिए लिखेंगे साइन ब्रैकेट एज इट इज, फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5। अब इसमें कौन सा सबसे पहले फंक्शन आ रहा है, साइन आ रहा है या पावर आ रही है? आप ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 का मतलब है साइन एक्स रेज टू 5 होल स्क्वायर, इन दोनों का सेम मीनिंग है। तो अब आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन आ रहा है वो स्क्वायर वाला है, फिर साइन आ रहा है, फिर एक्स रेज टू 5 आ रहा है, मतलब इस बारी इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है। पहले एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला फंक्शन है, उसके अंदर साइन है, साइन के अंदर एक्स रेज टू 5 है। तो जो सबसे पहले फंक्शन आता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, हमने ये बात सीख रखी है। ठीक है, तो अब आपके पास पावर आ गई है, पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं हमने सीखा था। अगर एक्स रेज टू एन कोई फंक्शन होगा तो पावर आगे और पावर में -1। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे 2 आगे। अब ब्रैकेट एज इट इज रहनी है, फिर से सेम साइन एक्स रेज टू 5 एज इट इज, और पावर में क्या कर देना है -1, दैट इज 2 - 1 डॉट। अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव दैट इज कॉस, फिर से उसके अंदर ब्रैकेट है, उसको एज इट इज, फिर एक्स रेज टू 5, अभी भी ब्रैकेट में कुछ है नया फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव 5x रेज टू 4। क्लियर? ये आंसर बनेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखें, 5 2 ज़ा 10, सो आएगा 10x रेज टू 4 कॉज x रेज टू 5 साइन x रेज टू 5, क्योंकि 2 रेज टू 2 - 1 हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉग ऑफ x रेज टू 5। तो आप देख पा रहे हो, पहले लॉग फंक्शन है, उसके अंदर फिर से लॉग है, फिर उसके अंदर x रेज टू 5 है। तो सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे। हमें पता है लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, करके लिख दिया जाता है। जैसे मैं देखते हैं लॉग x, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, मतलब जो भी ब्रैकेट है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो यहाँ पे इस लॉग का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा, उस लॉग के अंदर जो भी ब्रैकेट होगी उसको आपने लिख देना है डिनोमिनेटर में, तो वो है आपकी लॉग एक्स रेज टू 5, तो वो आ जाएगी लॉग एक्स रेज टू 5। क्लियर? अब ब्रैकेट में चलते हैं। ब्रैकेट क्या है, लॉग एक्स रेज टू 5, फिर से लॉग फंक्शन। वो लॉग फंक्शन क्या करता है, अब आपके पास ये वाला लॉग फंक्शन है, ये क्या करते हैं, फिर से जो उसके अंदर ब्रैकेट है उसको डिनोमिनेटर में लिखेगा। तो इसके अंदर ब्रैकेट में क्या है, एक्स रेज टू 5, उसको डिनोमिनेटर में लिखेगा। ठीक है, अभी इसके अंदर फिर से एक और एक्स रेज टू 5, इसका डेरिवेटिव 5x रेज टू 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बारी फटाफट से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का क्या डेरिवेटिव होता है, जो भी ब्रैकेट है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। जैसे x था तो x डिनोमिनेटर में, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट में आ रहे थे, पूरी की पूरी चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव, इसमें फिर से वही बात, जो भी उसके ब्रैकेट है वो आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, फिर से ब्रैकेट का डेरिवेटिव जो कि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है, तो आ जाएगा 5x रेज टू 4। दैट्स इट। तो इसके साथ आपका डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन खत्म होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में आपको 2 फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करने सीखने हैं। फर्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन एंड सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ। ठीक है, फिर से वही बात, इसका डेरिवेटिव करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है।
ताकि जब आपको एग्ज़ाम में आए तो पता हो कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये मेथड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का एक डिफरेंस बता रखा है, उसको रीड करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन है अ फंक्शन इन विच dependent variable can't be isolated on one side of the equation is called an implicit function। मतलब सिंपल सी अगर भाषा में ये समझाऊँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें आप y को बिल्कुल अलग साइड एक तरफ नहीं रख सकते हो। मतलब नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मैं पहले की बात करूँ, आज तक हम जब फंक्शंस करते थे वो कुछ आप लिखते थे इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब जहाँ पे y अलग है, आइसोलेटेड है, अलग है, और सारे x वाली चीज़ें राइट साइड में है, तो इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, क्या आप यहाँ पर y को लेफ्ट में आइसोलेट करके लिख सकते हो और बाकी सब चीज़ें राइट साइड में? नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में अगर रिपीट करें तो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन आई से इम्प्लिसिट, आई से आइसोलेशन, मतलब जो आइसोलेशन में ना रह सकता हो, ठीक है, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट जिसको आप अलग से लिख सकते हो y को। तो हम एक बार एक्सप्लिसिट फंक्शन की भी डेफिनेशन बढ़ते हैं। फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पे हम y को एक अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में अलग से लिख सकते हैं, y अलग x अलग। जबकि आपके जो लेफ्ट साइड में है ये एग्जाम्पल, इसमें आप y और x को सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बीच में डिफरेंस समझ आ गया। अब करते हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। बहुत ज़्यादा इजी है। स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स। और आप देख पा रहे हो कि आप कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कहना कि अच्छा यहाँ पे तो वाई बिल्कुल अलग आ रहा है, वाई और साइन वाई अलग आ रहा है, एक्स अलग आ रहा है। ये देखो कि क्या यहाँ पे सिंपल y इज इक्वल टू समथिंग फॉर्म में लिख पा रहे हो? नहीं, तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? अच्छा, अब आपके माइंड में ये भी आएगा कि ऐसा कर देते हैं y इज इक्वल टू कॉज एक्स माइनस साइन वाई। नहीं, y है ना यहाँ पे अभी, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको स्टार्ट करना होता है इससे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड मतलब आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन सेपरेट हो जाती है, लीनियर प्रॉपर्टी होती है ना, कि y को डिफ्रेंशिएट करा डी वाई बाई डी एक्स आए, ठीक है। साइन y को डिफ्रेंशिएट करा, जब साइन y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, चेन रूल अप्लाई होगा। क्यों चेन रूल अप्लाई होगा? क्योंकि साइन फंक्शन के अंदर एक नया फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। जब तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आता आपने डिफ्रेंशिएट करते जाना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, y एज इट इज़, अभी y क्योंकि अभी भी x पर डिपेंड कर रहा है तो y का भी डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे लिखा भी है, इसमें तेरा घाटा अगर मुझे भूल जाता। क्यों? क्योंकि अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भूल गए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए स्पेशली मार्क करा गया क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए स्पेशली मेंशन करा गया इस चीज़ को। आगे चलते हैं, कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब देखो यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट है ना, तो यहीं पे रख दिया हमने, इसके आगे और नहीं करना है हमें। हाँ, अगर यहाँ पे कॉस वाई होता तो मैं क्या करती, यहाँ पे माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आई होप यहाँ पे ये बात क्लियर है। इम्प्लिसिट में सबसे मेन आता है डी वाई बाई डी एक्स, स्टूडेंट भूल जाते हैं, वाई को तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, अगर साइन वाई आया तो गलत, भूल जाते हैं। तो ध्यान में रखना, आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, हम बचपन में करते थे कि अगर एक्स फाइंड करना है तो एक्स को एक साइड रख के बाकी चीज़ें उधर साइड, एक्स को कॉमन। सिमिलरली यहाँ पे करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक साइड, यहाँ पे बाई चांस एक ही साइड है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स।
ठीक है, dy बाई डी एक्स चाहिए तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में। सिंपल सी, बहुत ईजी वे से हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया, और cos y -1 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता, तो ये आंसर आ गया, दैट्स इट। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए क्या करना होता है, बोथ साइड डिफरेंशिएट, और ध्यान रखना होता है कोई भी इस तरह से फंक्शन आता है तो dy बाई डी एक्स लिखना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। फिर से इसमें आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और आप देख पा रहे हो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे आप y को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। फिर से यहाँ पे सेम बात लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x मतलब सबसे पहले आप एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे, प्लस फिर डेरिवेटिव करोगे वाई स्क्वायर का, इज इक्वल टू डेरिवेटिव करोगे tan x का, फिर प्लस dy बाई डी एक्स, राइट, ठीक है। अब x y आ गया, x और y दो फंक्शंस हैं, वो भी प्रोडक्ट में है, तो इट मीन्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। क्या था प्रोडक्ट रूल, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, और ध्यान में रखना प्रोडक्ट रूल में प्लस था तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अभी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन आपके पास क्या है y, मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब वाई स्क्वायर, ध्यान से देखना पहले पावर का डेरिवेटिव 2y, फिर क्योंकि y इंडिपेंडेंट नहीं है तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। अब क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो जो भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं, आपके पास 3 टर्म्स हैं, उनको एक साइड कर लेते हैं, बाकी सब दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, करते हैं फिर। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, मैं पहले ही कॉमन कर रही हूँ, यहाँ से x आएगा, यहाँ से 2y आ जाएगा, और यहाँ से -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है जी। तो अब आगे क्या करेंगे, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये लिखा जाएगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ x प्लस 2y माइनस 1, दैट्स इट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है वो हमने अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कहेगी कि हम तेरे बिन नहीं रह सकते। जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करना होता है तो मोस्टली क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है। तो देखते हैं सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है। साइन 2x, साइन 2x है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखना है, साइन 2x, कॉस 2x, tan 2x, ठीक है। ऐसे साइन 3x, कॉस 3x, tan 3x, cot 3x। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ जो आपने ऑलरेडी +1 में पढ़ ली हैं, उनकी मैंने लिस्ट बना दी गई है, ठीक है। cos 2x आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ऐसे ही और बहुत सारी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट कि अगर आपके पास कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ साइन, अब जैसे मुझे पता है कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो ऐसे ही साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। तो इनके जो फार्मूलाज हैं सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, हमने फार्मूला लिस्ट में उसके फार्मूलाज लिख रखे हैं। तो उसके फार्मूलाज क्या होंगे, ये रहे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स के। और एक बात ध्यान रखना, आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, उसमें से सिर्फ 3 के ही फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, बाकी 3 सेम होंगे। कैसे है वो देखते हैं अभी। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही टैन इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंट इनवर्स एक्स का क्या आएगा 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। साइन
tan इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इन 3 इनवर्स का आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बाकी 3 के आगे सब नेगेटिव साइन आएगा, जैसे आप देख पा रहे हो। और हमने पहले भी करा था कि जब भी आपके पास कॉस, कॉट और कोसिकेंड का सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के जब डेरिवेटिव करते हैं तो नेगेटिव साइन आते हैं जहाँ जहाँ सी होता है, वैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ वहाँ नेगेटिव साइन, जैसे कॉस है सी, तो सेम साइन इनवर्स जैसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा। कॉट इनवर्स सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन, कोसिकेंड इनवर्स सी से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव साइन, ठीक है। तो आपको बेसिकली सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज याद में रखने हैं, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते करते आपको ये फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आएंगे कैसे वो देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड dy by dx ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करूँ, फॉर्मूला होता है कि अगर साइन इनवर्स x का मुझे डेरिवेटिव करना है तो उसका फॉर्मूला होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह पर आपके पास है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आप यहाँ पे ये लिखोगे 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, कितना ज़्यादा लेंथी जाएगा। तो हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इसको ईजी बनाना है, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे मेन क्या चैलेंज होगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करा जाए। तो ध्यान रखना है कि जैसे बाहर आपके पास साइन इनवर्स है तो कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को चूज़ करो कि आपके पास ब्रैकेट में भी साइन आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ x की वैल्यू को इस तरह से सब्सटीट्यूट करना है कि ब्रैकेट के अंदर साइन आ जाए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ब्रैकेट के अंदर साइन लेकर आने के लिए एक x को कुछ पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है क्या, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस बात को ध्यान में रखना। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ चलते हैं और मुझे साइन चाहिए, ऑब्वियसली मैं कहाँ जाऊँगी फिर, साइन 2x और साइन 3x की तरफ। तो सबसे पहले साइन 2x की तरफ चलते हैं। साइन 2x क्या है, एक है आपके पास 2 साइन एक्स कॉज एक्स फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला है 2 टैन एक्स ओवर 1 प्लस एक्स टैन स्क्वायर एक्स। तो अभी ध्यान से देखना, क्या मेरे पास कुछ ऐसा ही क्वेश्चन में नहीं है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इससे मुझे आइडिया मिल गया कि मैंने x को क्या पुट करना है, टैन थीटा पुट करना है, ताकि मेरे पास साइन 2x आ जाए। आई होप आपको सब्सटीट्यूशन कैसे पुट करना है वो समझ में आ गया है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, x को टैन थीटा पुट कर दिया, ठीक है जी। तो जैसे ही टैन थीटा पुट करा, मुझे पता है इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा है तो कर दिया। और हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 थीटा होता है, ये भी ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो अभी थीटा का क्या करें, मुझे तो dy बाई डी एक्स चाहिए। तो मैंने जो अभी पुट करा था x इज इक्वल टू टैन थीटा, वहाँ से वापस से थीटा की वैल्यू फाइंड करी, दैट इज टैन इनवर्स x, ठीक है जी। तो ये जो टैन इनवर्स x है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था y, अब y कितना ईजी हो गया, राइट। अब क्या करोगे, डेरिवेटिव, 2 बाहर आ जाएगा। आपको पता है कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया, टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स x होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो लिखा, आपके पास आंसर आया, दैट्स इट। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इट मीन्स आपके क्वेश्चन में करना क्या है वो ध्यान से देखना है। जब भी आपके पास इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरह से वैल्यू पुट करनी है कि अगर बाहर जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वैसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अंदर आनी चाहिए। बाहर अगर साइन इन्वर्स है तो अंदर साइन आना चाहिए, अगर बाहर कॉज इन्वर्स है तो अंदर कॉज आना चाहिए। तो इस तरह से अपने फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला चूज़ करना है और उसमें पुट कर देना है। क्लियर, ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो पहले मैंने ऐसा सोचना है, x को कुछ इस तरह सब्सटीट्यूट करना है कि x सीकेंड आए अंदर, क्योंकि बाहर सीकेंड इनवर्स है तो कुछ सीकेंड लेकर आना है। अब देख पा रहे हो कि 1 अपॉन में है, तो मतलब मुझे 2x स्क्वायर माइनस 1 में x को कुछ इस तरह से पुट करना है कि कॉस आए, राइट, क्योंकि तभी तो 1 अपॉन कॉस सीकेंट बनेगा ना। समझ गए बात को, ठीक है।
तो वापस से कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास 2x² -1 आ रहा है। देखना कहाँ पे है, सिर्फ कॉस, या तो cos 2 थीटा पे देखेंगे या cos 3 थीटा पे। तो फॉर्मूलाज पे वापस चलते हैं। अगर मैं cos 3x की बात करूँ तो ये मेरे साथ कुछ मिलता हुआ लग नहीं रहा, क्योंकि मुझे चाहिए 2x² -1, ये तो नहीं है। फिर चलते हैं हम cos 2x वाले क्वेश्चंस पे, ये भी नहीं बन रहा, ये भी, हाँ ये देखो 2x² -1 चाहिए, तो किसके साथ मिल रहा है, इसके साथ, राइट। तो इससे आपको आइडिया मिल रहा होगा कि अगर हमने यहाँ पे x को क्या सब्सटीट्यूट करना है। तो हम x को सब्सटीट्यूट करेंगे cos थीटा, यस। तो हमने x को सब्सटीट्यूट करा cos थीटा, ठीक है। तो y आपके पास आ गया सीकेंट इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। और हमें पता है 2 cos² थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा। अभी हमने लिस्ट में जाके देखा था 1/cos 2 थीटा। और 1/cos क्या होता है, सीकेंट, ये भी हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आ जाएगा सीकेंट 2 थीटा। सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा होता है 2 थीटा। तो मतलब y की वैल्यू 2 थीटा आई। सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, थीटा की वैल्यू वापस से x के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो करते हैं वापस से, थीटा क्या आ जाएगा 2 cos इनवर्स x। यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है सेम साइन इनवर्स जैसा, बस आगे नेगेटिव साइन, तो √1 - x²। ये आपके पास आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन है tan इनवर्स सीकेंट x प्लस tan x, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करें, यहाँ तो ऑलरेडी ये सीकेंट और tan की फॉर्म में आ रहा है। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक ही तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। पहला क्या, जहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी करके देख लिया है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस तरह से, जहाँ पे शायद सब्सटीट्यूशन ना अप्लाई हो पाए, ठीक है। तो अब अगर सब्सटीट्यूशन नहीं अप्लाई होगी तो क्या करेंगे। तो इसके लिए सिंपल क्या करना होता है, आपको इसको y के इक्वल कर देना है। कर दिया, ठीक है जी। जैसे ही y के इक्वल करा, ये tan इनवर्स दूसरी साइड जाके कुछ इस तरह से बनेगा, सीकेंट x प्लस tan x इज इक्वल टू tan y, राइट। तो अब आपके पास ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया। मतलब अब आपको क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, लिख दिया। सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x tan x। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। tan का फिर से सीकेंट स्क्वायर y। बट ध्यान रखना है, हमने पहले भी देखा था कि अगर तुम मुझको भूला तो काम खराब। तो ये y का डेरिवेटिव dy/dx लिखना है। जो बच्चे गलती करते हैं, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, dy/dx चाहिए। तो इजी, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट x tan x प्लस सीकेंट स्क्वायर y प्लस सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर y, ठीक है। अब बच्चे गलती करेंगे, क्या गलती, उन्होंने लिख देना इसको आंसर। गलत। क्यों आंसर नहीं होगा, आपके आंसर में y आ रहा है। क्या आपको क्वेश्चन में y गिवन था, नहीं, y हमने खुद से लेट करा है। तो इट मीन्स इस y को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। y को ख़त्म कैसे करेंगे, हमने tan y की वैल्यू पता है ना, सीकेंट x प्लस tan x। मतलब हम अब सीकेंट स्क्वायर y को tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे tan y की वैल्यू पता है, ठीक है। तो मैं सोचूंगी सीकेंट स्क्वायर y को कैसे tan में कन्वर्ट करें। तो हम वापस से चलते अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाली लिस्ट पर। तो अगर मैं लिस्ट देखूं तो ये लास्ट वाले 3 फार्मूलाज कुछ इस तरह से हैं। तो आप उसमें 9th फार्मूला देख पा रहे हो, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे वहाँ पे। सीकेंट स्क्वायर y को रिप्लेस कर देंगे हम किसके साथ,
1 प्लस tan स्क्वायर y के साथ, ठीक है। अब आगे क्या करें, सीकेंट एक्स tan x प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस, मुझे tan y की वैल्यू पता है ना यहाँ से, ये वाली, तो बस इसको पुट करो, क्योंकि मैंने y को तो रिप्लेस करना था, उसके लिए तो ये सब काम कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, tan y को रिप्लेस करते हैं सीकेंट x प्लस tan x होल स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पे आंसर नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आंसर नहीं लिख सकते तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, साफ साफ दिख रहा है आपको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि और कुछ तो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को लिखते हैं सीकेंट एक्स tan x प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, क्या होती है आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स tan x, ठीक है। हमने अब ये भी ओपन कर दी ब्रैकेट, अब क्या करें, अभी भी सिंप्लीफाई करना है इसको। अच्छा, अब और सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखा करो, कभी भी मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन करनी होती है तो 4 स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट एलसीएम, कैंसल, कॉमन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सिर्फ वहाँ पे यूज़ करोगे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा होगा, जहाँ नहीं हो रहा होगा कोई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप ऑब्वियसली ये स्टेप नहीं फॉलो करोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलसीएम भी नहीं हो रहा, कैंसल भी नहीं हो रहा, कॉमन भी नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज़ होगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सीकेंट और tan का ही सब कुछ चल रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करी थी जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो रिप्लेस करते हैं सीकेंट एक्स tan एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला सीकेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को फिर से लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स tan एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये तो आई होप आपको पता चल रहा होगा, इन दोनों को इकट्ठा करना है। तो ये आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स tan एक्स, ठीक है। अभी भी ये आपका आंसर नहीं है, अभी और सिंप्लीफिकेशन होगी। फिर से वही 4 स्टेप्स, एलसीएम, कॉमन, कैंसल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। एलसीएम नहीं हो पा रहा है, कैंसिल नहीं हो पा रहा है, कुछ कॉमन कर पा रहे हो, ध्यान से देखना, क्या न्यूमरेटर में से या डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन कर पा रहे हो? न्यूमरेटर में से सीकेंट एक्स कॉमन हो रहा है, डिनोमिनेटर में से 2 सीकेंट एक्स कॉमन हो रहा है, ग्रेट। तो करते हैं सीकेंट एक्स, तो आ जाएगा tan एक्स प्लस सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय 2 सीकेंट एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा tan एक्स प्लस सीकेंट एक्स। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अभी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 1/2 बचा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का आंसर 1/2 आ गया, दैट्स इट। आई होप आपको ये सेकेंड टाइप भी समझ आ गई होगी कि कैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, या तो आपको कुछ पुट करना होता है या तो पुट ना करके उसको y की इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होता है। अब हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि आपकी एक्सरसाइज है 5.4, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम रहता है e रेज टू एक्स, मतलब कि एक्सपोनेंशियल कहता मेरे सामने कोई भी आ जाए अपन झुकेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये हमने आगे भी पहले एक क्वेश्चन कर लिया था, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमने पहले कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सब बातें जो पढ़ ली हैं वो अब आगे अब इनमें यूज़ होने वाली है, ठीक है।
तो साइन लॉग एक्स आप देख पा रहे हो ये कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ रहा है। तो कैसे करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चेन रूल में क्या होगा, सबसे पहले साइन बाहर वाले फंक्शन का, बाहर वाले बॉक्स को ओपन करना है, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस और लॉग एक्स को एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, दैट्स इट, कॉस लॉग एक्स ओवर एक्स, आंसर। इजी, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी वाली एक्सरसाइज है ये, आप बहुत जल्दी कर लोगे क्वेश्चंस। अब करते हैं, अब आप देख पा रहे हो इसमें कंपोजिट फंक्शन भी आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करेंगे। हमने अभी देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन झुकेगा नहीं, तो मतलब क्या आएगा, वापस से वही ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। ये आपको पहले भी बात बताई गई थी, जो ब्रैकेट होती है वो एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट कौन है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - एक्स के। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स डॉट 1/√1 - x², आंसर, दैट्स इट, क्लियर। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, √e⁻⁴x। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, अब यहाँ पर देखो चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल में सबसे पहले फंक्शन आपके पास कौन सा आ रहा है, आपके पास सबसे पहले आ रही है पावर। हमेशा चेन रूल में पहले पावर को सॉल्व करते हैं। पावर है आपके पास 1/2। ठीक है, तो 1/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2 e⁻√x। पावर में 1/2 के साथ क्या कर देते हैं, -1। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1/2, और अब फिर तो पावर में कर दिया हमने -1। ठीक है, अब हम करेंगे ब्रैकेट का डेरिवेटिव। ब्रैकेट क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कभी झुकता नहीं है, तो वो क्या आएगा, e⁻√x। अब e की पावर में भी सिंपल x नहीं है, √x है, तो √x का डेरिवेटिव दैट इज 1/2 √x। ठीक है, क्योंकि होगा x⁻1/2 -1, इनफैक्ट -1/2 √x आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा, 1/4 e⁻√x रेज टू -½ e⁻√x ओवर √x, और बाहर नेगेटिव साइन। अब आप देख पा रहे हो √x e⁻√x 2 बार ही आ रहा है, तो इनको अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट, a⁻m, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है a⁻n+n। यहाँ पे भी आपका बेस सेम आ रहा है, पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा -1/4 √x e⁻√x। ये आ गया बेस, पावर में क्या करोगे, 1 - 1/2। ठीक, तो ये आ जाएगा -1/4 √x e⁻√x रेज टू हाफ। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, दैट इज़ आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। मैंने पहले ही कहा था एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है। तो आगे चलते हैं, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। ये एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं 2 पार्ट में। 2 तरह के क्वेश्चंस इससे सॉल्व होंगे, इस मेथड से। कैसे, पहला अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए, दूसरा अगर आपके वेरिएबल पावर में चली जाए। मतलब कैसे, देखते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन से मतलब है मेरा यहाँ पर कि कुछ इस तरह से इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए। अब आप अगर यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से होंगे। दूसरा पावर में आने वाले, वेरिएबल पावर में आने वाले, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी वेरिएबल x है, पावर में है, y वेरिएबल है, पावर में है, x वेरिएबल है, पावर में है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पे किन किन फंक्शंस पे अप्लाई होगी। बट अब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना कैसे है वो देखते हैं। मेथड समझने से पहले हम इसकी लॉग फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या है, हीरो है।
इन प्रॉपर्टीज़ के बिना आपकी ये एक्सरसाइज अधूरी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, मैं हूँ हीरो तेरा। ठीक है जी, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि अगर आपके पास log a रेज टू n है, मतलब आपके पास पावर जो है वो आगे आ जाती है log में। ठीक है, दूसरी बात कहती है कि अगर log a माइनस log b है तो इसको क्लब करके log a बाई b लिख सकते हैं। अगर log a प्लस b है तो log a भी लिख देंगे। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ध्यान से देखना कि अगर नेगेटिव है तो वो डिवाइड होगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा। आप देख पा रहे हो प्लस और मल्टीप्लाई थोड़े से रिजेंबल करते हैं साइन, नेगेटिव और डिवीजन रिजेंबल करते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव डिवाइड होगा, प्लस मल्टीप्लाई होगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ तो देख लिए, अब हम मेथड की तरफ चलते हैं। मेथड को देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो हमने क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जब भी इस तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा जैसे हमारी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक स्टेप करना है, दैट इज टेक लॉग ऑन बोथ साइड। आपको लॉग अप्लाई करना है दोनों तरफ। ठीक है, लॉग अप्लाई करने से होगा क्या, आप उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, जिससे आप डिफ्रेंसिएशन ईजी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, log y इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना अंडर रूट था, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर में, तो जैसे ही मैंने log अप्लाई करा प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, तो मेरे पास 1/2 आगे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा भी कि log a बाई बी फॉर्म नहीं बन रही, और मैंने क्या कहा था, a बाई बी डिवीजन में है तो वो माइनस होंगे, तो ऐसे ही करा मैंने log a माइनस log b। ठीक है, फिर मैंने देखा ये फिर से प्रोडक्ट में है, और हमने क्या बात करी थी, अगर वो प्रोडक्ट में होंगे तो सेपरेट होगा लॉग प्लस के साथ, तो सेपरेट कर दिया log x माइनस 3 log x स्क्वायर प्लस 4 और बीच में प्लस का साइन। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या करा है, सिर्फ लॉग की तीनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करी हैं। अब मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट। जब आपको लग रहा है कि अब प्रॉपर्टीज़ और अप्लाई नहीं हो पा रही है तो उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, log y लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने पढ़ रखा है log का डेरिवेटिव 1/y, और y का फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, दैट इज dy/dx, जो कि नहीं भूलना है आपको। ठीक है जी, फिर 1/2 एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1/x माइनस 3, फिर से log का डेरिवेटिव करा, बट इस बार ध्यान से देखना x स्क्वायर प्लस 4 है, x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2x। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमने पहले वाले लॉग में क्यों नहीं ऐसा करा। ध्यान से देखना, आपके पास पहले था लॉग के अंदर x माइनस 3, अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे भी तो वो 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा। ठीक है, माइनस लॉग का डेरिवेटिव फिर से 1 अपॉन करके लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखा, दैट इज 6x प्लस 4। ठीक है जी, क्या अब और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं, तो क्या करना है, यही स्टेप्स चलते हैं हमेशा। अब ये 1/y को उधर ले जाना है दूसरी साइड, फिर y की वैल्यू पुट कर देनी, क्योंकि y हमने खुद से लेट करा था, जो हम खुद लेट करते हैं उसको हमने बाहर निकालना होता है, तो y की वैल्यू वापस से ये पुट कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास dy/dx आ गया, दैट्स इट, ईजी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट a रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज कांस्टेंट। इस बात को ध्यान में रखना, a क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फंक्शन में जो हमारा वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है, मेरे पावर में वेरिएबल है। जैसे ही किसी के फंक्शन के पावर में वेरिएबल आ जाता है तो मुझे पता है कि लॉग वाला मेथड अप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बोथ साइड लॉग अप्लाई करो, जिससे सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू a रेज टू x, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर लॉग अप्लाई करेंगे, log y इज इक्वल टू log a रेज टू x। अब हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी पावर में होगा वो लॉग के आगे लिख दिया जाएगा, लिख दिया मैंने। क्या अब और कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, नहीं। अब कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी तो क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y dy/dx। ठीक है, x log a, यहाँ पे a आएगा, x log a का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे ध्यान से देखना, बच्चे गलती करते हैं। हमें अभी ऊपर बता रखा है a क्या है, कांस्टेंट है। अगर a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट होने वाला है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस बात को,
ध्यान से सुनना, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे। अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये log a तो आपका कांस्टेंट नहीं है, और हमें पता है कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो क्या लिखोगे? log a डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो 1/y dy/dx, जिससे आपके पास अब dy/dx की वैल्यू आ जाएगी y log a। पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था स्टेप, और अब भी यही कर रहे हैं। ठीक है जी, अब y की वैल्यू वापस से पुट करेंगे a⁻x, तो इट मीन्स a⁻x का जो डेरिवेटिव होता है वो a⁻x log a आएगा। ठीक है, इसे एज अ फॉर्मूला भी यूज़ करा जाता है काफ़ी जगह। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान रखना, जो मिस्टेक थी आपको बता दी गई है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, और प्रोडक्ट रूल में भी log a को 1/a dA/dx लिख देते हैं। गलत है, यहाँ पे log a कांस्टेंट है तो बाहर निकालो। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इसका, ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log x रेज टू cos x। फिर से आप देख पा रहे हो कि आपके पास क्या आ रहा है, वेरिएबल हमारे पास पावर में आ रहा है। तो इसको फिर से उसी तरह से करोगे जैसे पीछे क्वेश्चन करा था। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू साइन x प्लस साइन x रेज टू कॉस x। हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि हाँ, कि जो हमारे पास साइन है वो मतलब x है वो पावर में आ रहा है। ठीक है, तो अप्लाई तो लॉग वाला ही मेथड होगा, ये भी ठीक है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर मैं अपने पहले वाले मेथड के साथ चलूँ तो क्या होगा। अगर मैंने इस पूरी चीज़ को वायलेट करते हैं पहले वायलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमेशा लॉग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं लॉग अप्लाई करूँगी तो वो तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि क्या आपने कभी log a प्लस बी की प्रॉपर्टी पढ़ी है? नहीं। अब यहाँ पे बच्चे फिर से गलती करते हैं, इसको log a प्लस log b लिख देते हैं। ध्यान से देखना पिछले हमारी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, हम दोबारा देखते हैं। log a प्लस log b तब आएगा जब log a इंटू बी होगा। यहाँ पे a और b प्रोडक्ट में नहीं है, एडिशन में है, तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। फिर से मिस्टेक बताई गई है, ध्यान में रखना है, आपने नहीं करनी है मिस्टेक। ठीक है, तो अब इस पे करें क्या, यहाँ पे तो लॉग की तीनों प्रॉपर्टीज फेल हो रही है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, अच्छा एक बात देखते हैं कि अगर मैं आपको ये फंक्शन ना देती, इसको भूल जाओ अभी के लिए, सिर्फ x रेज टू साइन x देती तो आप सॉल्व कर देते। ऐसे ही अगर इस फंक्शन को ना देती, सिर्फ ये फंक्शन देती तो आप सॉल्व कर देते, है ना। तो यही काम आपको यहाँ पे करना है, इनको सेपरेटली सॉल्व करना है और लास्ट में वैल्यू पुट करनी है। कैसे करना है मैं आपको जस्ट हिंट बता रही हूँ, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। आपको इसे x रेज टू साइन एक्स को u लेट कर लेना है, साइन x रेज टू कॉज x को v लेट कर लेना है। आपने लिख देना है यहाँ पे कि वेयर u इज इक्वल टू x रेज टू साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू साइन x रेज टू कॉज x। ठीक है, तो अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो इट मीन्स आपको du/dx और dv/dx चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले u को सॉल्व करेंगे टू फाइंड du/dx। तो u आपके पास क्या है, x रेज टू साइन x है। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है लॉग अप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा log u इज इक्वल टू log x रेज टू साइन x। ठीक है, हम अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि साइन x को लिख देंगे आगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं, साइन x कॉस x लॉग x, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है,
तो कैसे करेंगे एक बारी कर लेते हैं। लॉग का डेरिवेटिव 1/u, u का डेरिवेटिव du/dx, जो कि बच्चे भूल जाते हैं, आपने नहीं भूलना है। u.v साइन x का डेरिवेटिव cos x, लॉग का डेरिवेटिव नहीं करना, बच्चे मिस्टेक करते हैं, हम log x को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस साइन x एज इट इज़ लॉग का डेरिवेटिव 1/x। इसी तरह से यहाँ से du/dx आ जाएगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे इसको कर लेना कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू फाइंड dv/dx। सिमिलर वे से आपको लॉग अप्लाई करना है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आपके पास du/dx और dv/dx आ जाएंगे, उनको यहाँ पे आपने पुट कर देना है। जो भी du/dx की वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देनी है, प्लस जो भी dv/dx की वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देनी है, वो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो अभी पहले पैरामीट्रिक फॉर्म देखते हैं क्या होता है। सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज में हम समझेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म वो होती है जिसमें दो वेरिएबल्स फर्दर किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। नहीं समझ आया? देखते हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा था, y x पे डिपेंड करता था। इस बारी x और y दोनों ही किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे होंगे। वो थर्ड वेरिएबल से t है, ठीक है, और इस t को कहा जाएगा पैरामीटर। क्लियर? बस यही है, x एंड y डिपेंड अपॉन थर्ड वेरिएबल, t पैरामीटर होगा, बादशाह होगा जिस पे सब डिपेंड करेंगे। x भी t पे डिपेंड करेगा, y भी t पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बट इस तरह के फंक्शंस होंगे कैसे? एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी। हाँ, बट यहाँ पे आपको फाइंड dy/dx ही करना है। आपको यही दिया जाएगा कि x के चेंज होने पर y में क्या चेंज आएगा, ये फाइंड। आपको क्वेश्चन में यही आएगा कि फाइंड करो कि x में स्मॉल चेंज करने से y में क्या चेंज आएगा। मतलब आपको फाइंड तो dy/dx ही करना है, बट आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ y और x के बीच में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे x t पे डिपेंड कर रहा है, y t पर डिपेंड कर रहा है, कुछ इस तरह से जब क्वेश्चंस आ जाए तो उनको बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। और इसमें पैरामीटर क्या है हमारा, t। तो अब ये तो समझ लिया कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो आपके पास एग्जाम्पल है, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80⁴। इसमें आप देख पा रहे हो फिर से x हमारा डिपेंड कर रहा है t पर, y भी डिपेंड कर रहा है t पर, t है हमारा बादशाह जिसमें t हमारा पैरामीटर है। ठीक है, तो अब dy/dx तो मैं फाइंड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि y और x में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो मैं फाइंड कर क्या सकती हूँ, पहले वो कर लेते हैं। x डिपेंड कर रहा है t पर, तो मैं बेसिकली dx/dt फाइंड कर सकती हूँ। तो वो कर लेते हैं एक बारी। वो क्या आ जाएगा, 2a कांस्टेंट है, ध्यान रखना a कांस्टेंट है, t² का डेरिवेटिव दैट इज 2t, तो ये बन गया 4at। ठीक है, y है at⁴, तो इसमें भी आप dy/dt फाइंड कर सकते हो। a कांस्टेंट है, t⁴ का डेरिवेटिव 4t³, तो ये बन गया 4at⁵। ठीक है, तो आपने कहा कि x और y गिवन है, वहाँ से dx/dt dy/dt फाइंड कर लो, वो हमने कर लिया। अब क्या करें, प्रॉब्लम तो अभी भी है कि dy/dx नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। dy/dx इज इक्वल टू dy, ध्यान से देखना, क्या मैं इसमें ये नहीं कर सकती dt क्रॉस dt/dx, है ना? ध्यान से देखना, dt कैंसिल, क्या होएगा, dy/dx आएगा, राइट? तो इन शॉर्ट मैं ये लिख सकती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, dy/dt/dx/dt करने वाले हैं। मेरे पास dy/dt भी है और dx/dt भी है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाना है। dy/dt है 4at³
और dx ओवर dt है 480। ठीक है जी। तो 4a कैंसिल, तो ये आ जाएगा t²। ये आपका बन गया आंसर। दैट्स इट, ईजीएस्ट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। फिर से ध्यान रखना, a कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे a को पैरामीटर मत मान लेना, a b c ये हमेशा मैथ्स में कांस्टेंट कंसीडर करे जाते हैं। ठीक है, तो वह पैरामीटर, बादशाह कौन है यहाँ का? यहाँ का बादशाह है इस बारी थीटा। ध्यान रखना, हमेशा t ही नहीं पैरामीटर हो सकता, कोई और भी पैरामीटर आ सकते हैं, जैसे इसमें थीटा आया। ठीक है, तो हम फिर से वही करेंगे, dx ओवर डी थीटा फाइंड करेंगे इस बारी। ए कांस्टेंट है, ब्रैकेट, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, डी वाई ओवर डी थीटा करेंगे फिर से, ए कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डी एक्स ओवर डी थीटा ऊपर आएगा या डी वाई बाई डी थीटा। डी वाई ऊपर है तो डी वाई ओवर डी थीटा ऊपर लिखेंगे, डी एक्स डिनोमिनेटर में है तो डी एक्स ओवर डी थीटा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा है माइनस ए साइन थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा है ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए कैंसिल कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चे करेंगे गलती, बच्चों ने लिख देना है इसको आंसर, जो कि आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये आंसर? इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिख के आओ। जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन था उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, t² था, उसको क्या करते हम सिंप्लीफाई। यहाँ पर आपके पास माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो आप सोचोगे तो यहाँ पे भी क्या हम सिंप्लीफाई करें। तो हम अपने रिवाइज करते हैं वहीं से, फिर वही 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप एलसीएम, कैंसल कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। इन चारों में से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इन चारों में से कौन सी स्टेप हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? एलसीएम नहीं होगा, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, कैंसल कुछ नहीं हो रहा, तो बचा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करें? टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे हम समझते हैं। ध्यान से देखना, आपके पास है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपके पास ना ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या मैं यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू लिख सकती हूँ, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कर क्या रहा है, ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो एंगल आपका हाफ हो रहा है। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि ये फॉर्मूलाज बहुत जगह यूज़ होने वाले हैं। 2 थीटा है तो आपके पास आया थीटा, तो ऐसे ही अगर मैं 1 माइनस 2 थीटा की जगह कॉज थीटा लिख दूंगी तो फिर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, एंगल ने हाफ होना है तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अगर मैंने डिनोमिनेटर में मेरे पास थीटा बाई 2 आ रहा है तो न्यूमिनेटर में भी कुछ ऐसी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है जिससे आपका एंगल हाफ हो जाए। अब न्यूमिनेटर में है मेरे पास साइन थीटा, तो उससे मेरे पास याद आएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि करता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला क्या करता है? एंगल को हाफ। तो यहाँ पे अगर मैं 2 थीटा की जगह थीटा लिख रही हूँ तो क्या बनेगा? 2 साइन, एंगल को हाफ, मतलब थीटा की जगह थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अभी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसल, एक साइन कैंसल, कॉस ओवर साइन कॉट थीटा बाई 2, जो कि आपका आंसर आया। तो इट मीन्स यहाँ पे आपने ये सब प्रॉपर्टीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करी हैं।
आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स रेज टू 2/3 प्लस वाई रेज टू 2/3 इज इक्वल टू ए रेज टू 2/3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को तो आप सिंपल डिफरेंशिएट बोथ साइड करके भी कर सकते थे। तो ये हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में क्यों इस क्वेश्चन को रखा है? ये क्वेश्चन कई बार वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म से ही करो। अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, अगर उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो x और y किसी नए वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरह से करना है। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि x और y किस तरह से दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, x की वैल्यू है a cos क्यूब थीटा और y की वैल्यू है a sin रेज टू 3 थीटा। तो आप कहोगे कि क्या इसको याद रखना पड़ेगा या हमें सपना आएगा कि इसको इस तरह से करना है? क्योंकि बच्चों को रहता है ये कि क्या रट्टा मानना है। नहीं, रट्टा नहीं मानना है, समझ के करेंगे कि कैसे x की वैल्यू और y की वैल्यू ये लिखनी है। तो आपका आंसर इसके पीछे छुपा हुआ है। ध्यान से देखना, जैसे ही मैं x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा, y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा पुट करती हूँ, a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा पुट कर दी। अब क्यूब ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे क्वेश्चन में x रेज टू 2/3 है। इस 3 को ख़त्म करने के लिए मैंने कॉस क्यूब लिया। ठीक है, कॉस क्यूब तक तो समझ आया, बट a क्यों लिखा? ठीक है, उसको भी देखते हैं। जब हम पावर को इस तरह से सेपरेट करेंगे आपके पास ये बात आ जानी है। ठीक है, अब क्या मैं a रेज टू 2/3 यहाँ से कॉमन नहीं कर सकती? जैसे ही a रेज टू 2/3 कॉमन करा, ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, वो हो गया 1। अब मैंने a इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे कुछ इस तरह से x और y की वैल्यू पुट करनी थी कि a रेज टू 2/3 आए, तो इसीलिए मैंने साथ में a लिखा ताकि a रेज टू 2/3 बाहर आ जाए। तो इस तरह से पता चला कि अच्छा, हमने यहाँ पे a कॉस क्यूब थीटा क्यों ले रहे हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, क्यूब क्यों लिया? ताकि 3 और 3 कैंसिल हो जाए, और a इसलिए लिया क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में a चाहिए था। क्लियर? तो हमने ये चेक भी कर लिया कि यस, जो हमने x और y खुद से लेट करे हैं वो सही है, गलत नहीं है। a रेज टू 2/3 आंसर आ रहा है। तो बस अब dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव dx ओवर डी थीटा करेंगे, dy बाई डी थीटा करेंगे। x था आपके पास a cos क्यूब थीटा। फिर से बता रही हूँ, a b c हमेशा मैथ्स में कांस्टेंट होते हैं, थीटा यहाँ पे बादशाह होगा, पैरामीटर होगा। तो a एज इट इज cos क्यूब थीटा। क्या आ गया यहाँ पे? फिर से आपके पास चेन रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव दैट इज कॉस का डेरिवेटिव, वो आ गया माइनस साइन थीटा, तो ये आपके पास dx ओवर डी थीटा आ गया। क्लियर? अब करते हैं dy बाई डी थीटा, a कांस्टेंट, फिर से सेम यहाँ पे साइन क्यूब थीटा का डिफ्रेंसिएशन करते टाइम 3 आगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव दैट इज साइन का डेरिवेटिव, इसको बाहर लिखते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो इस तरह से। ठीक है, फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव दैट इज कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप, इनको डिवाइड करना है, dy बाई डी थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा। डिवाइड करा, कुछ कैंसिल हो पा रहा है, कैंसिल करो, कॉस ये कैंसिल हो रहा है, साइन ये कैंसिल हो रहा है, तो माइनस टैन थीटा आंसर आया। अब आपको कहा गया था कि आपने यहाँ पे थीटा इस बारी खुद लिया है। आगे क्वेश्चंस में आपको पैरामीटर दिया जाता था तो आपका आंसर में पैरामीटर आ सकता था, बट इस क्वेश्चन में थीटा हमने खुद सिलेक्ट करा है तो थीटा को बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना है। आपके पास x की वैल्यू क्या थी? a cos क्यूब थीटा। y की वैल्यू क्या थी? a sin क्यूब थीटा। आपको tan थीटा चाहिए, tan क्या होता है? साइन ओवर कोस, तो इतना पता चल गया y ओवर x करेंगे।
तो y ओवर x करा तो आपके पास आ गया a साइन क्यूब थीटा ओवर a कॉस क्यूब थीटा। ए हो गया कैंसिल, तो यहाँ से आ गया tan थीटा होल क्यूब। बट मुझे तो tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो करेंगे क्यूब रूट। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट y ओवर एक्स, दैट्स इट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे tan थीटा को रिप्लेस करा y(x)⁴। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पिछले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं करते, यहाँ क्यों करा, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में आपको पैरामीटर दिया जाता था, इस क्वेश्चन में पैरामीटर नहीं दिया, हमने लेट करा है तो उसको हमें ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करके देख लिया। कि फर्स्ट टाइप था कि आपके पास सिंपल क्वेश्चन आएगा, डिफ्रेंशिएट करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ गया। सेकंड में क्या था, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, इसको आंसर नहीं लिखना है, थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। थर्ड टाइप थी कि पैरामीटर ही हमें खुद से लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका पैरामीट्रिक फॉर्म के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये क्या होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? तो हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई भी एफ एक्स फंक्शन है, तो अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो लिखूँगी डी एफ ओवर डी एक्स, जो कि होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब आपने एक बारी डिफ्रेंशिएट करा है फंक्शन को, तो इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब आपको समझ आ रहा होगा कि फंक्शन को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करा डी एफ ओवर डी एक्स आया, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसे लिखा जाता है डी स्क्वायर एफ ओवर डी एक्स स्क्वायर के साथ, या फिर एफ डबल डैश एक्स के साथ। ये इस तरह से डिनोट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। कुछ मुश्किल नहीं है, पहले एक बारी डेरिवेटिव करने हैं, जो आंसर आएगा उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ईजी रहेगा। आपके पास फंक्शन है y = x³ प्लस tan x। तो जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx फाइंड करेंगे, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन में x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², राइट। हमें पता है ना x⁴n का डेरिवेटिव होता है nx⁴n-1। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन। अभी करना है सेकेंड टाइम, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के बाद स्क्वायर है। ठीक है, तो 3x² में 3 बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, प्लस सीकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव। अब मुझे सीकेंट का पता है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव 2 आगे सीकेंट x। ठीक है, अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट क्या है सीकेंट, और सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x, सीकेंट x tan x। तो क्या आंसर बनेगा 6x प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर x tan x। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x y tan इनवर्स x है। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx हमें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। अब आपको करना है फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो आपको डेरिवेटिव करना है इस बारी 1/1 प्लस x²। u/v रूल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, तो करते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस x² एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 प्लस x² का डेरिवेटिव 2x, 1 एज इट इज़ ओवर 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। मतलब क्या आंसर आएगा -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² होल स्क्वायर। आंसर इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन की। आपके पास गिवन है y = 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और आपको ये बात शो करनी है। जब इस तरह से शो दैट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जो हम देखने वाले हैं अभी। y गिवन है, तो सबसे पहले y1, यहाँ पे ध्यान रखना y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो y1 क्या होगा 3 एज इट इज़,
क्या होगा, चेन रूल, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स, अभी ब्रैकेट में क्या है, लॉग है, तो लॉग का डेरिवेटिव 1/x, क्लियर, प्लस 4 एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ब्रैकेट में लॉग x एज इट इज़, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा मेन बात, आप कहोगे कि हम इस क्वेश्चन को, यूजुअली बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, y1 फाइंड करते हैं, y2 फाइंड करते हैं और इसमें पुट करते हैं और सॉल्व करके ज़ीरो लेकर आने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेथड गलत है, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, बट मेथड थोड़ा सा लेंथी जा सकता है और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की भी चांसेस है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करो, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको y1 के साथ x चाहिए, क्या मैं इस x को उधर ना ले जाऊँ, है ना, क्योंकि मैं LCM कर सकती हूँ, तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय x। अब ये x उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा x y1 इज इक्वल टू -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना है, ध्यान से देखना, बच्चे गलती करते हैं, जहाँ जहाँ गलती होती है मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। एक्स वाई वन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, जो बच्चे नहीं करते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1, y1 एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़, y1 का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव मतलब y2, अभी आपको बताया था y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, ठीक है, -3 साइन का डेरिवेटिव cos log x एज इट इज़, log का डेरिवेटिव x प्लस 4 cos का डेरिवेटिव माइनस, इसीलिए मैं यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन चेंज कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस, cos का डेरिवेटिव साइन log x एज इट इज़, log का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है जी। अब क्या करें, फिर से सेम बात, एलसीएम करो और x को दूसरी साइड लेकर चलते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो जो मेरे पास पहले y1 के साथ x आ रहा था वो तो ख़त्म हो गया है ना, यहाँ पे मैंने लेकर आई बट यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, तो इसके लिए ये x दोबारा यहाँ से जाएगा, y1 प्लस एक्स y2 इज इक्वल टू -3 कॉस लॉग x माइनस, इनफैक्ट मैं नेगेटिव साइन भी कॉमन कर सकती हूँ, राइट, अपॉन होल x। अब ये x जाएगा उधर, क्या बन जाएगा आपके पास, x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू -3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन होल ब्रैकेट आना है लॉग x। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, मुझे चाहिए क्या था, मेरे क्वेश्चन में आना चाहिए था एक्स स्क्वायर y2, देखते हैं क्या आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, फिर प्लस x y1, ये भी आ रहा है, वाह, ठीक है, फिर मुझे चाहिए प्लस y, ये नहीं आ रहा है, प्लस y की जगह ये सब आ रहा है, तो देखते हैं कि y क्या है मेरे पास, y था 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, तो ध्यान से देखो ये तो वही नहीं है, ये पूरी बात y ही नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे y लिख दूँगी, एक्स y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू -y, जिससे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही तो आपको चाहिए था। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को दूसरी साइड ले जाकर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर ये स्टेप फॉलो करोगे शो दैट वाले में, तो आपके क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y में आंसर चाहिए आपको, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x, तो क्यों ना मैं यहाँ पे कॉज y इज इक्वल टू एक्स लिख दूँ, है ना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे x नहीं चाहिए, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी x तो 1 बन जाना है, वैसे ही मेरे पास x नहीं आएगा, राइट। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन y, बच्चे गलती करते हैं dy बाई डी एक्स नहीं लिखते हैं, हमने गलती नहीं करनी है, हमने dy बाई डी एक्स लिखना है, इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया
-1/sin y, और 1/sin y क्या होता है? माइनस कोसीकेंट y, ठीक है। बट मुझे तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो d²y/dx² आ जाएगा, माइनस कोसीकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंट y कॉट y। बच्चे गलती करते हैं, dy/dx नहीं लिखते हैं, राइट। फिर से बच्चों ने यहाँ पे आंसर लिख देना था, dy/dx भी लिखना था, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो आपके पास आ गया कोसीकेंट y कॉट y dy/dx। dy/dx की वैल्यू अभी यहाँ से देखो क्या है? माइनस कोसीकेंट y, माइनस कोसीकेंट y, राइट। तो आपके पास d²y/dx² क्या बन जाना था? माइनस कोसीकेंट² y कॉट y, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको ट्राई करूँगी साइन कॉस के फॉर्म में करने के लिए, तो कोसीकेंट आ जाएगा 1/sin² y, और वो आ जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर रहेगा। तो मैं कोशिश कर रही थी कॉस साइन में करके शायद कुछ कैंसिल हो जाए, नहीं होएगा, ये भी साइन डिनोमिनेटर में आएगा, इसका भी साइन डिनोमिनेटर में, तो नहीं होगा, ये बस आंसर आ गया, दैट्स इट। तो इसके साथ आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर होता है फिनिश। तो हमने सारी टाइप के क्वेश्चंस करके देख लिए हैं, सेकेंड डेरिवेटिव में भी हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करके देखा। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी रिवीजन कर सके और बहुत अच्छे मार्क्स ले सके। थैंक यू।